हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे संयुक्त राज्य अमेरिका और तृतीय विश्व। एक लंबा चैप्टर है जिसमें हमने इसकी कई सारी पॉइंट्स पे हमने पढ़े, कई सारे इसके शीर्षक थे जो हम सब पढ़ चुके हैं। ये अंतिम शीर्षक है अमेरिका और तृतीय विश्व। अमेरिका तृतीय विश्व के राष्ट्रों के प्रति एक विशेष प्रकार का दृष्टिकोण अपनाता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं उस समय द्वितीय विश्व युद्ध के समय दो महाशक्तियां उभर कर आई थी, साम्यवादी सोवियत संघ और पूंजीपति अमेरिका। तो अमेरिका पूंजीपति राष्ट्र है, उसने अपने इस पूंजीपति दृष्टिकोण को तृतीय विश्व के राष्ट्रों के लिए किस प्रकार से अपनाया, इसी दृष्टिकोण को हम आज इस टॉपिक में पढ़ने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है अमेरिका और तृतीय विश्व। तो फर्स्ट पॉइंट है साम्यवाद परिरोधन की नीति। अमेरिका पूंजीपति राष्ट्र है, उसकी विचारधारा पूंजीपति विचारधारा पर टिकी हुई है और इसीलिए वो सोवियत संघ की साम्यवादी विचारधारा को बिल्कुल नहीं मानता है। अर्थात साम्यवादी विचारधारा एक विरोधी विचारधारा है अमेरिका के लिए, और इसीलिए तृतीय विश्व के राष्ट्रों से वह चाहता है कि साम्यवाद से वो लगातार दूरी बनाए रखे और साम्यवाद के प्रसार को वो रोकना चाहता है। इसीलिए तृतीय विश्व के नवोदित स्वतंत्र राष्ट्रों को वो साम्यवाद की नीतियों से दूर रखकर अपने ग्रुप में शामिल होने का लगातार प्रयास करता रहता है। दूसरा पॉइंट है आर्थिक सहायता की नीति। इस नीति के अंतर्गत आर्थिक सहायता, क्योंकि अमेरिका एक पूंजीपति राष्ट्र है और पूंजीपति राष्ट्र होने के कारण उसने कई सारी योजनाओं के द्वारा तृतीय विश्व के राष्ट्रों को आर्थिक सहायता देने का प्लान बनाया है। और आर्थिक सहायता देकर जहां एक ओर ये अपनी पूंजी का प्रदर्शन करता है, अपनी पूंजीपति विचारधारा का प्रदर्शन करता है, और दूसरी ओर ये आर्थिक सहायता देकर उन गरीब शोषित और अज्ञात राष्ट्रों को सहायता देकर एक उन्नति के पथ पर भी ले जाना चाहता है। तो इन दोनों का मिला जुला रूप आर्थिक सहायता की नीति के अंतर्गत आता है। तो ये आर्थिक सहायता की नीति के अंतर्गत अमेरिका ने 40 करोड़ डॉलर की सहायता प्रदान की थी युआन और तुर्की पर अपना प्रभाव बनाए रखने के लिए। ईरान को भी द्वितीय विश्व युद्ध के समय 2 करोड़ 60 लाख डॉलर की सहायता इसने प्रदान की, और ऐसी कई सहायताएं हैं जिन्हें ये समय समय पर देता रहता है। लेकिन अमेरिका इस सहायता के बदले उन राष्ट्रों पर सैनिक तानाशाही और अधिनायक तंत्र को भी बनाए रखता है, और ये चाहता है कि ये राष्ट्र सदैव ही अमेरिका के हितों के लिए कार्य करे। अगला पॉइंट है सैनिक गठबंधनों की नीति। जहां पूंजीपति अमेरिका ये एक और आर्थिक सहायता देता है, वहीं गठबंधनों के माध्यम से अपने आप को सुरक्षित भी रखना चाहता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब पूंजीवाद और साम्यवादी दो गुट उभर कर सामने आए थे, तो अमेरिका की नीति यही रही थी कि अधिक से अधिक नवोदित स्वतंत्र राष्ट्र सैनिक गठबंधनों के माध्यम से अमेरिका के साथ जुड़ जाए। सैनिक गठबंधन का अर्थ ये होता है कि अमेरिका उन राष्ट्रों से सैनिक संधियां कर लेता है, और सैनिक संधियों के माध्यम से ये चाहता है कि ना तो अमेरिका उन छोटे राष्ट्रों पर कभी आक्रमण की बात करेगा, और ना ही वो छोटे राष्ट्र अमेरिका पर आक्रमण करने वाले राष्ट्रों की सहायता करेंगे। तो इन्हीं सैनिक गठबंधनों के माध्यम से अमेरिका ने कई सैनिक संधियां की है, और इन सैनिक संधियों में कुछ विशेष प्रकार की समृद्धता, कुछ विशेष प्रकार का संरक्षण और कुछ विशेष प्रकार की आत्मनिर्भरता इससे प्राप्त होती रहती है। अगला है सैनिक अड्डे प्राप्त करने की नीति। अमेरिका एक महाशक्ति है, हम सबको विदित है। तो महाशक्ति होने के कारण उसे सैन्य बल से, जल, थल और वायु सेना से सदैव ही पूरा सुसज्जित रहना होता है,
और उसकी इस बड़ी महत्वाकांक्षा के कारण, उसकी महाशक्ति बनने की महत्वाकांक्षा के कारण ही वो सदैव करोड़ों या अरबों रुपए अपनी सैन्य शक्ति पर खर्च करता है। इस सैन्य शक्ति को बनाए रखने के लिए जगह की जरूरत होती है कि कितने बड़े बड़े उद्योग धंधे अपनाए जाए और वहां से आधुनिकतम हथियारों को बनाया जाए। इसलिए अमेरिका सैनिक अड्डे प्राप्त करने के लिए इन नवोदित स्वतंत्र राष्ट्रों के अंदर अपने अड्डे स्थापित कर लेता है और वहीं पर शस्त्र निर्माण होता रहता है। और सैनिक अड्डे प्राप्त करने से उस राष्ट्र को रोजगार मिल जाता है और अमेरिका की नीति सफल हो जाती है। तो अमेरिका ने हिंद महासागर में न केवल स्थायी सैनिक अड्डा स्थापित किया, बल्कि उसके सैनिक तटवर्ती देशों पर हवाई पट्टियां और बंदरगाहों की सुविधाएं भी उपलब्ध कर दी। डियोगो गार्सिया उसका प्रमुख बंदरगाह है। शर्म अल बेग में उसकी प्रमुख सैनिक अड्डा है। सोमालिया में बरबेरा, कराची में वादर का बंदरगाह और कीनिया में मोसाम्बिया, ओमान में वसीरा हवाई अड्डे मौजूद हैं। इसके अतिरिक्त बहरीन में जिबूती और सऊदी अरब में भी अमेरिका के पास स्थायी हवाई अड्डे हैं, जिनसे ये सैनिक कार्यवाही अपनी चलाता रहता है। और तीसरी दुनिया के देशों में सैनिक अड्डे, बंदरगाह और तेल के टैंकरों को प्राप्त करने की सुविधा सदैव प्राप्त करता रहता है। अगला है हस्तक्षेप की नीति। जहां अमेरिका पूंजीपति राष्ट्र है, महाशक्ति है, हर जगह वो आर्थिक सहायता तृतीय विश्व के राष्ट्रों को दे रहा है, सैनिक गठबंधन उनसे कर रहा है, सैनिक अड्डे प्राप्त करने के लिए वो उनसे जगह ले रहा है, उनके लोगों को रोजगार प्रदान कर रहा है। तो ऐसी सहायता प्राप्त करने के पीछे उसका मकसद हस्तक्षेप करने की नीति का ही रहता है। अमेरिका इन सारी सहायता के बदले उन राष्ट्रों में सीधा हस्तक्षेप करने की का विशेष योग्यता रखता है और हस्तक्षेप करके वहाँ की सरकारें किस प्रकार से काम करेगी, वहाँ की सरकार में कौन व्यक्ति उच्च पदाधिकारी होगा, कार्यपालिका अध्यक्ष होगा और किसका तख्ता पलट कर दिया जाए, ये सारी की सारी नीतियाँ और योजनाएं अमेरिका की हस्तक्षेप की नीति के अंतर्गत ही आती है। अमेरिका उन कमजोर राष्ट्रों पर अपनी मर्जी लादने का प्रयास करता है। इन सरकारों में किसका तख्ता पलट करना है, किसको पद दिलवाना है, यह उसकी राजनीतिक हस्तक्षेप की नीति का ही प्रमाण है। कई सारे राष्ट्रों में स्वतंत्रता और सार्वभौमिकता इन्हीं कारणों से प्रभावित हुई है। जैसे 1983 में अमेरिकी सेनाओं में हस्तक्षेप करने ग्रेनाडा में बगावत कराई गई। निकारागुआ में बंदरगाहों में 1983 में ही बारूदी सुरंगें बिछाई गई। लीबियाई नेता कर्नल गद्दाफी का सफाया करवाने के लिए भी 15 अप्रैल 1986 में लीबिया पर हमला करवाया गया। ये सारे मामले अमेरिका के हस्तक्षेप की नीति का ही प्रमाण है। अगला पॉइंट है आर्थिक व सांस्कृतिक साम्राज्यवाद की नीति। इसका अर्थ ये होता है कि अमेरिका गरीब कमजोर राष्ट्रों को आर्थिक सहायता प्रदान करता है, साथ ही साथ अमेरिका की जो सांस्कृतिक विरासत है वो भी धीरे धीरे हस्तांतरित कर देता है। अपनी आर्थिक और सांस्कृतिक विरासत को वो इतना बढ़ा चुका है कि आज अमेरिका का जो राज्य है वो विस्तृत हो चुका है। अमेरिका की आर्थिक और सांस्कृतिक नीतियाँ इतनी विस्तृत हो चुकी हैं कि उसे हम साम्राज्य कह सकते हैं और इसीलिए उसकी आर्थिक और साम्राज्यवादी नीतियों के कारण ही आज अमेरिका और भी अधिक संबल हुआ है। अमेरिका ने बहुराष्ट्रीय नियमों के माध्यम से पुनः आर्थिक साम्राज्यवाद का शिकंजा कसा है, आर्थिक साम्राज्यवाद को बढ़ावा दिया है।
बहुराष्ट्रीय कंपनियों के माध्यम से तृतीय विश्व के राष्ट्रों में व्यापार को नए पंख लगाए जा रहे हैं तथा लूट के लिए पूरी छूट दी जा रही है। उदारवादी नियमों को अपनाया जा रहा है। ये कंपनियां विकासशील देशों से कच्चा माल या सस्ता श्रम प्राप्त करके शोषण को अधिक तीव्र बना रही है और सुनियोजित पूंजी को लगाकर अधिक से अधिक मुनाफा प्राप्त कर रहे हैं। अमेरिका इन कंपनियों के माध्यम से, इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के माध्यम से बहुत अधिक मुनाफा कमा रहा है। ये कच्चा माल और सस्ता श्रम प्राप्त करके इसे अधिक से अधिक तीव्रता से बढ़ा रहा है। अपनी सुनियोजित पूंजी इन्हें देकर अधिक से अधिक मुनाफा कमा रहे हैं। अमेरिकी व्यापार विभाग के आंकड़ों के अनुसार ही सन 1950 से 1965 के बीच में बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने यूरोप की विनियोजित कंपनियों के द्वारा 74% और विकासशील देशों ने मात्र 26.4% मुनाफा कमाया है। तो हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से अमेरिका ने 74 और किस प्रकार से विकासशील राष्ट्रों ने या तृतीय विश्व ने मात्र 26% इन एमएनसी कंपनियों के माध्यम से कमाया है। अर्थात अमेरिका अपनी पूंजी को विनियोजित ढंग से लगाकर अधिक से अधिक मुनाफा वहीं बैठे बैठे कमा रहा है। अगला है दबाव की नीति। दबाव की नीति का अर्थ होता है कि इतनी सारी सहायता करने के बाद वो पूर्ण रूप से उन राष्ट्रों पर दबाव बनाए हुए हैं। दबाव का अर्थ प्रभाव से भी है और दबाव का अर्थ दादागिरी से भी है। तो अमेरिका दोनों ही प्रकार की शक्तियों को बढ़ाकर अपनी इस दबाव की नीति का प्रदर्शन करता है और दबाव की नीति का प्रदर्शन करके वो अपना प्रभाव और अपनी नीतियों को भी आगे से आगे बढ़ा रहा है। तृतीय विश्व के राष्ट्रों पर दबाव डालकर अपनी सरकारी नीतियों को अपने अनुकूल परिवर्तित कराने में अमेरिका माहिर है। जैसे 1975 में अमेरिका ने बहुराष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक कंपनियों ने मेक्सिको की सरकार पर दबाव बनाकर श्रम कानून को, जो मजदूरों को थोड़ा बहुत संरक्षण देता था, को बदल दिया। जब मेक्सिको की सरकार ने इसका विरोध किया तो कंपनी ने अपना कारखाना वहां से बंद करके दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर लिया, जिससे मेक्सिको के 12,000 मजदूर एक समय में ही बेरोजगार हो गए। इस प्रकार की नीतियों के माध्यम से अमेरिका दबाव की नीति को भी अपना रहा है कि यदि कोई तृतीय विश्व का राष्ट्र उसकी बातों का विरोध करता है तो वो अपनी ताकत, जो पूंजी और अपनी मोनोपोली के अंतर्गत है, वो उस पर अपनाता है और दबाव दिखाकर उनके वहाँ पर जो आर्थिक सहायता वो प्रदान करता है या बहुराष्ट्रीय कंपनियों के माध्यम से जो रोजगार उन्हें प्रदान कर रहा है, उन दोनों को ही वहाँ से बंद कर देता है और उन राष्ट्र पर दबाव बनाकर अपनी कंपनी के अनुकूल उसे बनाने का प्रयास करता है। अगला है शस्त्र निर्यात। प्रत्येक राष्ट्र आत्मनिर्भरता और सुरक्षित जीवन प्राप्त करने के लिए, अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए शस्त्रों का निर्माण भी करता है और शस्त्रों का आयात भी करता है। इस आयात को अमेरिका बखूबी जानता है कि प्रत्येक राष्ट्र इस प्रकार के सुरक्षा के लिए शस्त्रों का आयात करेगा ही। अतः अमेरिका जो शस्त्र निर्यातक है, एक बहुत बड़ा शस्त्र निर्यातक राष्ट्र है, वो अपनी पूंजी लगाकर आधुनिक शस्त्रों का निर्माण करता है और आधुनिक से आधुनिक शस्त्र जो उसके पास है तो वो पुराने बनाए हुए शस्त्र उसके लिए बेकार साबित हो जाते हैं, तो वह आधुनिक शस्त्रों का तो इस्तेमाल स्वयं करता है और जो पुराने शस्त्र हैं वो उन तृतीय विश्व के राष्ट्रों को दे देता है।
अतः अपनी शस्त्र निर्यात की नीति से भी वो कहीं ना कहीं अधिक समृद्ध हो रहा है और अपने शस्त्रों का उपयोग कर रहा है। ये तृतीय विश्व के राष्ट्र अपने शस्त्रों का अधिक से अधिक प्रयोग करके इस अविरल प्रतिस्पर्धा में उतर गए हैं और इन राष्ट्रों को प्रति वर्ष अरबों रुपए शस्त्र आयात में व्यय करने पड़ते हैं और यही अमेरिका की जीत है। अगला है परमाणु अप्रसार संधि। इसका अर्थ ये है, हमें ज्ञात है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय केवल परमाणु शक्ति अमेरिका के ही हाथों में थी और अमेरिका नहीं चाहता कि उसकी इस तकनीक का अधिक से अधिक बढ़ोतरी हो, अधिक से अधिक राष्ट्रों के पास ये तकनीक पहुंचे और इसीलिए अपनी तकनीक को मिनिमाइज करने के लिए, सीमित रखने के लिए वह परमाणु अप्रसार संधि करने के लिए तृतीय विश्व के राष्ट्रों पर जोर डालता है। वो चाहता है कि यदि परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर कर देंगे तो अब वो परमाणु शक्ति का प्रयोग बाद में नहीं करेंगे। इस प्रकार की नीति को वो अपनाता रहता है। अपनी तकनीकों को सीमित रखने के लिए परमाणु कार्यक्रम को तीसरी दुनिया तक नहीं पहुंचाने के लिए वह परमाणु अप्रसार संधि के पर हस्ताक्षर करवाने के लिए सदैव तत्पर रहता है और इसी कारण अमेरिका ने भारत व पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रमों पर रोक लगाने के लिए दबाव डाला। उत्तरी कोरिया अपने परमाणु संयंत्रों को अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की जांच के लिए खोल दे, इस पर भी अमेरिका ने दबाव बनाए रखा और पूर्ण रूप से परमाणु अप्रसार संधि को फैलने से रोका। अगला और अंतिम पॉइंट है उच्च तकनीकों के हस्तांतरण को रोकना। जहां विज्ञान की तकनीकों का विस्तार हम प्रत्येक क्षेत्र में देख रहे हैं, चाहे वह क्षेत्र शिक्षा का हो, चाहे चिकित्सा का, या क्षेत्र सैनिक शक्तियों को बढ़ाने का हो, या कहीं भी स्पेस में पहुंचने का हो, अंतरिक्ष कार्यक्रम हो, कहीं भी हम देख सकते हैं कि उच्च तकनीकों का बोलबाला बना हुआ है और लगातार प्रत्येक राष्ट्र उच्च तकनीकों के माध्यम से अपने राष्ट्र की प्रगति करता है। लेकिन अमेरिका इस उच्च तकनीकों के हस्तांतरण को रोकना चाहता है। वो नहीं चाहता कि कोई भी राष्ट्र कहीं ना कहीं इतना सबल न हो जाए कि अमेरिका के लिए वह खतरा बन जाए। इसलिए वो सदैव ही उच्च तकनीकों के हस्तांतरण को रोकना चाहता है। उसने स्वावलंबी विकास को रोकने के लिए MTCR संधि का सहारा लिया है और इसीलिए उसने भारत के क्रायोजेनिक इंजन और उसकी तकनीक को हस्तांतरित करने से रोकने के लिए दबाव डाला है। अमेरिका ने भारत को सुपर कंप्यूटर और भारी पानी देने के लिए अपने समझौते को तोड़ते हुए भारत को देने से इनकार कर दिया है और अमेरिका एकमात्र सुपर कंप्यूटर या सुपर शक्ति बना हुआ है और कल भी बना हुआ था, आज भी बना हुआ है और शायद लंबे समय तक वो अपनी इस प्रभाव को बनाए रखे।